बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम गहरी नज़र। मैं हूं आपका मेज़बान अनीब ज़हीर। मेरे साथ मौजूद हैं सज्जाद मीर साहब। आज के इस प्रोग्राम में हम बात करेंगे, हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट के जजेस की तादाद 17 से बढ़ाकर 23 करने का फैसला कर लिया है। आज यानी जुमे के दिन कौमी असम्बली के अंदर बिल पेश किया जाना था, लेकिन हुकूमत का इत्फाक़ राय ना हो सका, जिसके बाद जो बिल पेश करने का जो एजेंडा था उसको कैंसिल कर दिया गया और बिल आज पेश नहीं हो सका। अगर बात की जाए तो दो कहानियां सामने आ रही हैं। एक हुकूमती मौक़िफ़ है और दूसरी एक और राय सामने आ रही है। हुकूमती मौक़िफ़ ये है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर 53,000 के करीब जो केसेस हैं वो ज़ेर इल्तवा है। अगर जजेस की तादाद बढ़ाई जाएगी तो उन केसेस को सुनने में आसानी पैदा होगी। इसके साथ जो दूसरी राय सामने आ रही है वो ये आ रही है कि हुकूमत जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर अक़लियत है उसको अक्सरियत में बदलना चाह रही है, ताकि वो जजेस जो हुकूमत के हामी हैं वो अक्सरियत में आ जाएं और इसके साथ ही जो अपने मनपसंद फैसले हैं वो ले सकें। और इसमें जो मखसूस नशिस्तों का फैसला है वो भी बहुत अहम है। इसके ऊपर मीर साहब से बात करेंगे और साथ ही दूसरी जगह हम बात करेंगे कि काजी फायज़ ईसा रिटायरमेंट के बाद लंदन पहुंचे और वहाँ एक उनको एहतजाज का सामना करना पड़ा। उसकी क्या नोयत थी और क्या ज़रूरत पेश आई थी और क्या उसके कॉन्सिक्वेंसेस निकल सकते हैं, इस पर हम बात करेंगे मीर साहब से। मीर साहब, सबसे पहले तो आ जाते हैं कि जजेस की तादाद बढ़ाने की बात की जा रही है, तो ये जो हुकूमत का एक मौक़िफ़ है और एक मौक़िफ़ दूसरे लोगों का है कि शायद जो अक़लियत है अक्सरियत में बदलने की कोशिश की जा रही है, कौन सा जो मौक़िफ़ है वो करीब तर है? एक तो मौक़िफ़ ये हुकूमत का नहीं है, सबका है। ठीक है। अब सब अपना अपना स्टैंड लिए हुए हैं, मौक़िफ़ इख्तियार किए हुए हैं, अलग अलग से स्टैंड लेकर दिखाकर के जमहूरियत का हुस्न यही हुआ करता है। ठीक है। पहले तो इस बात को अच्छी तरह समझें। दूसरी बात है कि एक और मौक़िफ़ है जिसको डालकर जरा मज़ा पैदा किया जा रहा है, 12 मसाले और 13वां सवाद पैदा किया जा रहा है, जमहूरियत का हुस्न पैदा किया जा रहा है ना। इतनी बात है, बात तय होनी है, तय ना हुई तो अगली तरमीम आनी है। सही है। अरे और वो भी तरमीम आप ही ने करनी है। और फिर कहना कि अगर हम ना करते तो हमारे तो 8 अरकान थे ना, तो उन्होंने तो 11 खरीद लिए थे और 11 में ये नहीं बताएंगे कि 4 हमारी थे, 6 हमारे थे। ठीक है। बल्कि सारे हमारे थे। तो बात यह है कि जिस तरह की आपकी जमहूरियत चल रही है ना इस मुल्क में, उसमें बात यह है कि जब आप कंसेंसस से कर लेते हैं तो फिर लोगों के सामने आकर इस तरह का ड्रामा लगाने का कोई फायदा नहीं होता। ठीक है। अग्रीड है, पीपल्स पार्टी अग्रीड है। पीपल्स पार्टी इसी काम के लिए है कि वो अग्री हो। सही है। वो अग्रीड है और वहां भी कोई किस्म की कोई जो है वो दूसरी लाइन पे नहीं चलेंगे, क्योंकि उनके आर्मी लोग बिक जाएंगे। सलमान अकबर राजा ने कहीं ये बात बेचारे ने कर दी थी, वो ठीक कही थी। सही है। और उसी को देखिएगा। और दूसरी बात कौन सी कह रहे हैं आप? ये जो काजी फायज़ ईसा की बात में हमने की है कि वो गए हैं, बहुत बुरी बात है, किसी जमहूरी मुल्क में ऐसा नहीं होता। ये फिस्तायत है, आला दर्जे की फिस्तायत है। ठीक है। और फिस्तायत को किसी दुनिया में कहीं अब पनपने नहीं दिया जा सकता। सही है। हिटलर के बाद इसकी इजाजत नहीं दी सकती। यूरोप में ट्रंप के बाद ये कुछ लहरें उभरी थी जिसको एक्सट्रीम राइट कहते हैं आजकल हम तकल्लुफ के तौर पर, उसको दबाया गया और जमहूरी कुव्वतों के लिए दबाया गया। हमारी शायद जमहूरी कुव्वतें इतनी मजबूत नहीं हैं, इसलिए हमें दबाने के लिए बहुत से हथकंडे इख्तियार करने पड़ रहे हैं और स्टेट को ये करने पड़ेंगे। ठीक है। और अच्छे नहीं लग रहे हमें पर क्या करें, हम ऐसे ही हैं। अच्छे नहीं लग रहे लेकिन क्या करें, हमें मजबूरी में ये सारा हम ऐसे ही करना पड़ रहा है। क्या करें कि हम ऐसे ही हैं। क्या करें कि हम ऐसे ही हैं। हफीजुल नैर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इस टॉपिक पे उनसे भी बात कर लेते हैं। नैर साहब, आपकी जरूरत पड़ गई। फिर आज असेंबली में बिल पेश होना था और जजेस की तादाद बढ़ाई जानी थी, 17 से 23 करना था। अब कुछ लोगों का मौक़िफ़ है कुछ इसको पोस्टपोन कर दिया जाए, कुछ दिन रोक लिया जाए, लेकिन पेश करना है, ज़रूरी है। अब हुआ नहीं है, क्यों नहीं हुआ है, क्यों करना क्यों जरूरी है, क्या इसकी क्या अहमियत है, क्या लगता है आपको? साहब, मेरा ख्याल है असूली फैसला तो हो गया था 23 जजेस का और हर पार्टी ने स्टेटमेंट दे दिया था। इवन सलमान अकबर राजा साहब ने कहा था कि हमें नहीं फर्क पड़ता 23 जजेस का। और वो बल्कि उनको तो उन्होंने हर तरीके से तरमीम को एंडोर्स कर दिया और जो जजेस की तादाद तो कानून बनाना था उन्होंने जो बिल पेश करके। तो मुझे तो लगता है कि हो जाना चाहिए, क्योंकि जब आप असूली फैसला हुआ है तो मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी रुकावट आएगी। क्या जरूरत है इस फैसले की? मेरा ख्याल वो तो यह है ना कि वो चाहेंगे कि
जो आईनी जो है बेंच है उसमें नए नवेले जजेस आए, कुछ सुप्रीम कोर्ट से कुछ चुन लेंगे और कुछ जो है वैसे चुन लेंगे, वो मतलब कि हाई कोर्ट से जजेस या उनको जो भी है वहां से। तो फिर मुश्किल क्या है, क्यों ये बिलावल और ये फजल हमारे मौलाना फजल हक जो ये क्यों कहते हैं कुछ देर के लिए मुअत्तल कर दो, कुछ देर ताखीर कर लो, और क्या क्या उनका क्या इंटरेस्ट हो सकता है इसमें? देखिए जी, मेरा ख्याल है कि मौलाना फजल मान साहब का तो थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है कि वो तरीके साहब केस को लेके चल रहे हैं, इसको एंजॉय करें। एक तो उनकी जो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी है ना DI खान, वो देख रहे हैं कि शायद तरीके साहब के साथ थोड़ा और चलित हो सकता है कि आने वाले इलेक्शन में भी उनके साथ बातचीत हो सके। इस तरह की वो अपनी प्लान को, मौलाना बड़े जीरक माशाल्लाह सियासतदान है, बहुत ही जो होना चाहिए जिस तरीके से एक मुकम्मल जामे किस्म का जो पॉलिटिशियन, सारे पाशाह मेरे नहीं ख्याल मौलाना के अलावा को और इस तरह कॉम्प्रिहेंसिव जामे किस्म का प्लेटफॉर्म को हमारे पास कुछ सियासतदान है। तो अब ये है कि वो यही चाहते होंगे कि थोड़ा सा जैसे पहले आखिर देख रहे लास्ट में तरमीम आई थी, तो मैं जिस प्रोग्राम में बैठता था तो कह रहे थे जी अभी जो है वो कहते हैं कि देयर इज मैनी स्लिप्स बिटवीन द कप एंड द लिप, ठीक है जी। तो ये कहते थे मौलाना ने कह दिया कि बदमाशी, एक दिन पहले कह रहे थे कोई बदमाश से आप बदमाशी करेंगे तो हम भी बदमाशी करेंगे। तो मेरा एक ही मकसद था कि देखें ये असूली तौर पर इनके आपस में फैसले हुए हैं, तरीके साहब भी ऑन बोर्ड है और मौलाना भी, बाद में वही हुआ, सारे ऑन बोर्ड थे हर तरीके से। अब मौलाना जो है कहते रहे, लेकिन मेरा ख्याल है कि 23 जजेस हो जाएंगे और उसके बाद ज्यादा यही होता है कि जी जजेस का जो बेंच का इंचार्ज होगा वो कौन होगा, आया उस, क्योंकि ये आम बेंच नहीं है, ये आईन की तरमीम के बाद बेंच बना है। इसको आप बेंच भी कह सकते हैं, इसको आईनी अदालत भी कह सकते हैं। इस तरह के जो आईन में जब आ गया है ना तो उसको बेंच कहें या अदालत कहें, अब उसको जब बनाएगा कौन, उसके लिए मैं उनके लिए स्पीच जुडिशियल काउंसिल है कि जो बनाएगी बेंच को इसको, तो वो सारा कुछ, और उसका जो बेंच का हेड है हो सकता है कि वो अमीनुद्दीन खान को बना दें बजाय उनको बनाने के अफरीदी साहब को। तो अच्छा, एक और भी साथ इशू हुआ है कि जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट है उसमें कुछ तरमीम किया जाए, इस बारे में गौर किया जा रहा है कि एक उन्होंने किया कि चलो भी एक फैसला नहीं करे, 3 बंदा फैसला करे, फिर अड़ी कर दी एक जज ने, उसने कहा फैसला नहीं करने दूंगा, मैं छुट्टियों पर जा रहा हूँ, मैं ये कर रहा हूँ, तरह से दोबारा करना पड़ा कि कोई सीनियर मोस्ट जज दिया जाए और ताकि आसानी के साथ फैसले हो जाए। अब आग ये हो गया कि तीनों मिल गए, तो ये कुछ चल क्यों नहीं रहा? प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट को हर तरह से अमेंड करते हैं, इस तरह करते हैं कि मामला चल जाए, मामला चल ही नहीं पाता, कोई तरीका फिर क्या इख्तियार किया जाए? मेरा ख्याल है कि बड़ा कम इफेक्ट होगा। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर जो है एक्ट है वो तो मीसा डोमिनेट करेगा सुप्रीम कोर्ट को, कि आम जो हमारे लिटिगेशन है जो पब्लिक इंटरेस्ट की आर्टिकल 10A के तहत है, जो तो आईनी है फर्ज किया, तो जो फंडामेंटल राइट्स में आईनी है, तो उसके लिए तो उन्होंने ये जो आईनी बेंच बना दी है, तो मेरा ख्याल है कि उसमें कोई ऐसी बात नहीं होगी, क्योंकि उसमें शायद तीनों जज नहीं होंगे या सिर्फ अफरीदी साहब होंगे। अच्छा, एक बात मुझे और आपसे पूछनी है, बड़ा वो लंदन में काजी फाइज साहब गए हैं, तो वो कुछ हंगामा राई हुई है और कोई उसको इंडोर्स नहीं कर रहा, कोई तारीफ नहीं कर रहा। आपने एम्बेसी की गाड़ी पे हमला किया, गालम गलोच की, और आपने वो सूरत पैदा की जो किसी भी महज़्ज़ब मुल्क में अगर पैदा किया जाए तो उसे जमहूरियत का हुस्न तो कहते ही नहीं है जी, ये तो बदनमा दाग होता है जमहूरियत पर, और फिस्तायत के करीब की बात पहुंच जाती है। हमारी स्टेट इस मामले में खामोश है। ये वाकया वहाँ तो जमहूरियतें नहीं है ना जी। आपने ये वाकया UAE में करने की कोशिश की, सऊदी अरब में करने की कोशिश की, नताइज देख ली है। तो ये जमहूरियत में ये क्या तमाशा है कि वो देख रहे हैं, मुँह कर रहे हैं, अम्बेसी के असासों पे हमला हो रहा है, लोग वो कुछ कर रहे हैं जो जमहूरियत के मुताबिक नहीं हो सकता। किसी क्या लगता है आपको सारा कुछ क्या हो रहा है? और नाम भी सब जाहिर है। देखें, ये तो खैर को पहली दफा नहीं हुआ, काजी साहब के साथ तो शायद पहली दफा हुआ है। इन्होंने पिछले 8, 10, 15 साल से तहरीक इंसाफ ने, अभी ये
व्हाट्सएप से पहले SMS शुरू हुए थे, तो मैंने वहां से शुरू किया। और इसी तरीके से पहले लोगों को टेलीफोन पे गालियां देते थे, फिर ये ट्रोलिंग उनकी शुरू हो गई जब ट्विटर आए और व्हाट्सएप आए और जो इस तरह के जो मैसेज आए तो हर एक को व्हाट्सएप में ग्रुप्स में बना बना के और पूरी तरीके से वीलॉग करते रहे। और फिर जो भी शरेराम मिलता था, मिसा भी ऐसी है कि ये कोई मुश्किल नहीं है। देखो मुश्किल वो जो मुर्तजा अली शाह साहब हैं, जियो के बड़े ब्रिलियंट रिपोर्टर हैं लंदन से, जी जी, तो बता रहे थे कि 8-10 बंदे थे। पहले एक एहतजाज था जिसमें तहरीक इंसाफ के कुछ साइया बंदे थे, 40-50। अब इतना बड़ा मुल्क है, 40-50-60 बंदे भी इकट्ठे कर लिए जाए, और जब जो लोग इस बदमाशी में इन्वॉल्व थे वो 5-6-7 है, वो हर जगह वही होते हैं, हर जगह वो कहीं पे मार खा रहे होते हैं, कहीं वहाँ किसी को मार रहे होते हैं। तो ये ऐसे जैसे है कि हमारे होता है ना छोटे शहरों में या देहातों में वो कि कई लोग बड़े बदमाश बन जाते हैं ना, गुंडे, तो वो लोग जब वो उनकी चौक से गुजरते हैं तो आवाजें कसते हैं लोगों के ऊपर, तो लोग उनको नजरअंदाज करते हैं कि या बदमाश है, या वो रास्ता तब्दील कर लेते हैं। तो ये बिल्कुल ऐसे ही है काजी फाइसा। तो जमहूरियत बरतानिया जमहूरियत की माँ है। जमहूरियत ये कि आप अब्बासी की गाड़ी पे हमला कर रहे हैं, आप मजाक उड़ा रहे हैं, आप दूसरों की मूवमेंट में खलल डाल रहे हैं, आप तमाशा बनते जा रहे हैं और कहते हैं ये जमहूरियत की शान है। ये शान है जमहूरियत की? मेरा तो ख्याल है कि जो ये वाकया हुआ है, जिस तरीके से तहरीक इंसाफ को इसकी ह्यूमिलिएशन करनी पड़ी, देखें पहली बात तो ये किसी को ओनरशिप नहीं ले रहा। तहरीक इंसाफ के जितने बंदे हैं उन्होंने यही कहा कि ये हमें तो हमारे से कोई ताल्लुक नहीं है। अच्छा, इसको कतई नजर के तहरीक इंसाफ वाले तरीके से एंजॉय भी कर रहे हैं, क्योंकि एक ऐसा कस्टम अनफॉर्चुनेटली बन गया कि तहरीक इंसाफ वाले उसको एंजॉय भी कर रहे हैं, अपनी पोस्ट धड़धड़ उसको वायरल भी कर रहे हैं। लेकिन कई जगह से उनको जब जिनमें सीरियस लोगों की मैं बात कर रहा हूँ, जो कि जिनकी कोई औकात हैसियत है, लेकिन सारी इस रंग में रंगे गए, तो उनको जब वहां से तलब किए जाते हो कहते हो ये तो उन्होंने किया, हमारे से ताल्लुक नहीं है। प्रेस के अंदर जब किसी ने पूछा तो उन्होंने कहा हमारा कोई ताल्लुक नहीं, कोई इनकी ओनरशिप लेने पर तैयार नहीं है। नहीं देखिए, वो लतीफ खोसा है, इनका गवर्नर भी रहा है पंजाब का और अटॉर्नी जनरल भी रहा पाकिस्तान का, और अटॉर्नी जनरल के तौर पर 30 लाख रुपया लेने के चक्कर में वो उसको इस्तीफा भी देना पड़ा, इल्जाम भी लगा। वो फरमाते हैं कि जनाब देखो क्या हो गया नवाज शरीफ के साथ और क्या हुआ काजी फाइसा के साथ, अब होने वाला काजी फाइसा के साथ। पहले कह रहा है कि होने वाला है और देखना क्या होता है लंदन में। तो ये जो लगता है बिल्कुल प्लान तरीके से किया जाता है और सब लोग बच जाते हैं। नहीं, बचता तो कोई नहीं है, क्योंकि देखे ना जो खमियाजा भोगना अगर आप इसको बचा कहते हैं कि तहरीक इंसाफ का जो मानी है वो अंदर पड़े, लेकिन आप जो बातें अगर उस लेवल पे ना करें जिसमें बानी तहरीक इंसाफ भी खुद भी कोडे मुलव्वस हैं, मैं उनको अच्छी तरह जानता हूँ कि उनको इस बात से बुरा नहीं मनाते बल्कि एंजॉय करते हैं। जब किसी गाली पड़े और जवाब दे तो कहते अच्छा हुआ है, ये आप अपने प्राइवेट मैं अंदाजा कर सकता हूँ। लेकिन जो लतीफ खोसा साहब वगैरह ना, ये तो पता नहीं किस मार पे हैं, किसी गेम कर रहे हैं। ये तो इमरान खान के ऊपर अल्लाह की तरफ से कोई एक आजमाइश आई हुई है, क्योंकि ये भुट्टो साहब वक्त में भी यही ऐसे लोग थे असैसिनेटेड, तो वो भैया कर्नल रफीदीन की पढ़ लें द लास्ट जुल्फिकार भुट्टो, ये कहते कर्नल मेरी मुझे जितने पार्टी वाले थे ना, एक का नाम लेता था उसके अंदर, ये सारे के सारे ये मुझे यही फांसी तक पुजा के जा रहे हैं। जब आप देखेंगे वो बेचारा आखिर में उसको पता चला कि ये सारे के सारे ये इमरान खान को पता चल जाएगा। अब मैंने तो कल परसों कहा है वहाँ पे किसी प्रोग्राम में कि वहां से निकले जिस दिन तरमीम के लिए गए थे, तो उन्होंने कहा जी खान साहब कहते हैं बड़े डटे हुए हैं, वो कह रहे हैं मैं 100 साल भी मुझे रहना पड़े, मैं 7 साल और रह लूंगा। तो मैं कहा चलो फिर अल्लाह मियां से दुआ मांगते हैं कि खान साहब को 172 साल जिंदगी मिल जाए, ताकि आप लोगों की भी ख्वाहिश पूरी हो 100 साल जेल में रहने की और खान साहब भी पूरी हो जाए। क्योंकि आप 72 साल के हैं तो 172 साल जिंदगी होगी तो फिर 100 साल रह पाएंगे ना। ये वो सारी चीजें हैं कि जिसमें मेरा ख्याल है कि ये जो है ना हुए तुम दोस्त जिसके दुश्मन उसका आसमां क्यों, तो ये ऐसी दोस्त हैं कि जिसके बारे में इस वक्त खान साहब का सबसे बड़ा जो क्राइसिस हुई है कि उनको ये नहीं पता कि मैं किसके हाथ पे अपना लहू तलाश करूंगा, अपने दोस्तों के अंदर से, अपनी पार्टी के बंदों के अंदर से। बहुत शुक्रिया हाफिजुल अनायत साहब, आपने बहुत तफसील के साथ
इस बात की वजाहत की, बहुत शुक्रिया जी। 2 बातें उन्होंने की हैं जी, दोनों काबिल गौर है। अदालत फैसला दिया है काजी फाजिल साहब ने, पसंद नहीं आया आपको। पहले मेरा ख्याल में पसंद क्यों नहीं आया आपको, उन्होंने कानून के मुताबिक फैसला दिया, पेशावर हाई कोर्ट ने फैसला किया, इलेक्शन कमीशन ने फैसला किया, उन्होंने एंडोर्स किया, आपको पसंद नहीं आया। आप कहते हैं पेशावर हाई कोर्ट को भी फैसले को नजरअंदाज करें, इलेक्शन कमीशन के फैसले को नजरअंदाज करें। अरे भाई आपने इलेक्शन कराने थे ना यार, आपने क्यों नहीं कराए, और दूसरों ने नहीं कराए, और दूसरों की बात बाद में करना, पहले तुम बताओ तुमने इलेक्शन कराए, इंटर पार्टी इलेक्शन कराए, तमाशा बना दिया तुमने। तुम्हें 1 साल की मोहलत मिली, इमरान खान के जमाने में मिली, ठीक है, और उसके बावजूद तुम्हें इलेक्शन नहीं करा सके। कानून के मुताबिक तुम सचमुच निशान के सजावार नहीं थे। सही है। और मैं अगली बात कहता हूं, ठीक है, जो शख्स निशान का सजावार नहीं है, हकदार नहीं है, उसको एज ए पार्टी इलेक्शन करने का इख्तियार नहीं है। लेकिन ये तो काजी फाजिल साहब ने बाद में खुद ही कहा कि वो तो इलेक्शन कहता कमीशन रहे जी, तशरीह की। मुझे उससे गर्ज नहीं है। तो फिर तो नहीं, चीफ जस्टिस पाकिस्तानी कंप्रोमाइज हो गया, उसका फैसला कंप्रोमाइज हो उसके गया। बाद कहा कि पार्टी जिंदा रहती है, ये कहा ना। हाँ। लेकिन पार्लियामेंट, उन्होंने ये मेंशन किया कि इलेक्शन कमीशन ने तशरीह गलत की। तो शुरू करें, उन्होंने जो भी कहा, आप मेरी बात सुने ना, जी जी जी, मैं फायदा हिस्सा से कम नहीं हूं, ठीक है, आप मेरी बात सुने। जी जी। मैं ये कहता हूं कि उसने ये कहा है कि जो कुछ हमने किया है बल्ले का निशान नहीं है। सही है। तो पार्टी इलेक्शन कमीशन ने कहा कि पार्टी एज पार्टी इलेक्शन लड़ने वाली पार्टी के तौर पर, जैसे पार्लियामेंट्री पार्टी करते हैं, ठीक है, एग्जिस्ट नहीं करती। सही है। फाइज साहब ने कहा कि वो पार्टी एग्जिस्ट करती है, आप पार्टी के तौर पर अपने आप को क्लेम करें, आपने क्लेम नहीं किया। सही है। लेकिन आप इलेक्शन लड़के आप कहें कि हमें निशान और दे दो, वो नहीं आप कर सकते। ये टेक्निकल बात है। लेकिन ये टेक्निकल बात के नतीजे के तौर पर जो सूरत पैदा, यानी कि आप ये नहीं कर सकते कि बल्ले का निशान ही देते, हम एक पॉलिटिकल पार्टी हैं, आप हमें बल्ले की बजाय गेंद का निशान दे दें। नहीं नहीं भाई, नहीं नहीं, आप निशान क्यों नहीं दे सकते एज ए पॉलिटिकल पार्टी इलेक्शन लड़ने के लिए। सही है। वैसे आप पॉलिटिकल पार्टी हैं, आप पॉलिटिकल पार्टी के तौर पर अपनी कैंपेन जारी रखें, ठीक है, क्योंकि उसके लिए एक नया कानून, दूसरा कानून है पार्टी बैन करने का। वफाकी हुकूमत बैन कर सकती है, लेकिन उसको फिर ये सुप्रीम कोर्ट के पास जाना पड़ेगा। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट में 8 जज बैठे हुए थे, वो तो कोई नाक में मक्खी नहीं बैठने देते थे, सही है। ना अपने पे ना तहरीक इंसाफ के। ठीक है। तो वहां तो कुछ और सूरत हाल थी। इसलिए इस मामले को दो कानून है हमारे यहाँ, एक ये था, एक वो था। ये बात बार बार कही जा रही थी, अब आ रहा है, उस बात को हम कंफ्यूज किए जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं। काजी फाइज साहब ने बाद में यही कहा कि भाई हमने पार्टी के तौर पर एग्जिस्ट करते थे, मेंशन करते अपना नाम कि हम फलां पार्टी से ताल्लुक रखते हैं, ठीक है, लेकिन उसके बाद आप कहते हैं हमें फलां इंतखाबी निशान दो, वो नहीं होना था। सही है, सही है, सही है। मीर साहब आपने बड़ा ब्रीफली इस चीज़ को डिस्कस किया है। ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, बात करते हैं। वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने एक बयान जारी किया जिसके ऊपर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है काफ़ी ववेला भी मचा रही है और अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी कर रही है। ब्रेक से आके मीर साहब से इस पर तज्ज़िया लेंगे कि वो इस बारे में क्या कहते हैं। विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। वक्फे के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। इस सेगमेंट के अंदर हम बात करेंगे वज़ीर आला मरियम नवाज़ के हवाले से। कुछ दिन पहले वज़ीर आला मरियम नवाज़ ने बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बारे में एक बयान दिया कि फितना ख़त्म होता जा रहा है, फितना भी ख़त्म हो रहा है और फितने की जो सियासत है वो भी ख़त्म हो रही है, जिसको जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उन्होंने बतौर धमकी लिया और जिसके बाद उन्होंने तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया कि जो वज़ीर आला मरियम नवाज़ हैं उनकी हुकूमत के अंदर बानी PTI की जान को ख़तरा है, लिहाजा बानी PTI को यहाँ से आप पेशावर शिफ्ट करने के लिए इकदाम करें। और इस पे तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार भी किया गया और जो ये डिमांड है वो भी की गई। तो दूसरी जानब अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात करें तो एहतजाज का ऐलान कर दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मरहलावार, लेकिन उसके अंदर भी इख्तलाफात नज़र आ रहे हैं उनकी लीडरशिप के अंदर। क्या ये इख्तलाफात सिर्फ नज़र आ रहे हैं कि वाकई ये इख्तलाफात हैं? इस हवाले से मीर साहब से बात करेंगे। मीर साहब उससे पहले मरियम नवाज़ और वकास अकरम का शॉट आपको सुनवाना चाहूँगा, क्योंकि जो मरियम नवाज़ ने बात की उसके ऊपर जो वकास अकरम का रिएक्शन आया, पहले वो शॉट देखते हैं, उसके बाद फिर आपसे उस पर तबसरा लेते हैं। जी मीर साहब, ये जो मरियम नवाज़ ने बात की है फितना भी ख़त्म हो रहा है, बेसिकली इसको फोकस किया जा रहा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से, तो ये क्या बात है, आप किस नज़र से देखते हैं इसको? देखिए, मरियम को हक पहुँचता है कम अज़ कम ऐसे फितना कहे। जो ज़बान मरियम के बारे में इस्तेमाल की जा रही है किसी खतून के बारे में क्या किसी मर्द के बारे में भी इस्तेमाल नहीं की जाती। ठीक है। हालांकि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन सियासत में नहीं होनी चाहिए, लेकिन की नहीं जाती।
सही है। जो उस क्या नाम है उस ईदी अमीन का, अली अमीन का, मैं ईदी अमीन कह रहा हूँ उसे, उन्होंने जो ज़बान इस्तेमाल की है और ये जो इनके साथी इस्तेमाल करते हैं, इस ज़बान के इस्तेमाल करने के बाद कोई इतना भी हक नहीं पहुंचता कि शराफत से आपसे कह दे कि आप फितने हैं और फितना पर्दास हैं। नहीं, इसमें तो कोई गालियाँ तो नहीं दे रहे हैं, आप तो ऐसी ज़बान इस्तेमाल करते हैं कि जो गालियों के बराबर होती है। तो मेरे ख्याल में कोई आप नहीं कह सकते कि मरियम ने कोई ऐसी हदूद पार की हैं जो आप डिज़र्व नहीं करते, आप इससे ज़्यादा डिज़र्व करते हैं। दुख आपको ये हो रहा है कि आपका लीडर जा रहा है, अब वो नहीं है उसकी बात, और आपकी पार्टी जा रही है, आप वो बात नहीं। ये पता नहीं कहाँ से आ गए ये लोग बोलते हुए, ये अब पता नहीं रोज़ ही पार्टी के लीडर बदलते हैं। सही है। कल परसों तक वकास अनवर कहीं, अकरम कहीं भी नहीं थे, अब वो लीडर हो गए। सही है। ये राजा क्या नाम है, सलमान अकरम राजा, ये कहीं नहीं थे, त्योरियां चढ़ा के कभी कभी टीवी पे नजर आते थे, ये अब लीडर हो गए। कभी गौहर, पहले तो ये गौहर अयूब ही कहीं नहीं थे, और ये जो इनके चेयरमैन है, क्या नाम है उसका, मिस्टर गौहर, हाँ मिस्टर, हाँ गौहर, वो कहीं नहीं थे, ये अब लीडर हो गए। अब ऐसी पार्टी बन गई है जिसको कहते तो तहरीक इंसाफ ही, लेकिन तहरीक इंसाफ है नहीं है। लहजा उसका वो है, जो लहजा है वो बताता है कि पार्टी खुद अपने लिए मुश्किलात पैदा कर रही है। ठीक है। तो इनको पता कर होना चाहिए कि ये खुद मुश्किलात में फंसी हुई है, मुश्किलात से निकलने के लिए इन्हें कुछ करना पड़ेगा। सिर्फ ये जो आपने बात की है कि मरीम नवाज के हवाले से बहुत कुछ बोला जाता रहा है, लेकिन अक्सर तरीक़न साहब ये क्लेम करती है कि जो बुशरा बीबी के हवाले से बातें की जाती हैं, जिस तरीके से बातें की जाती हैं, तो वो भी तो इतराज़ करते हैं। तो फिर दोनों तरफ ख़वातीन। मैं बुशरा बीबी के बारे में बोलना नहीं चाहता जी, लेकिन बुशरा बीबी के बारे में इतनी तफसील है कि अगर वो बयान की जाए तो वो कोई मुनासिब नहीं है। ठीक है। ये सारी जो केसेस बने हुए हैं, अलकाहर, तोशा खाना, ये गलत नहीं है कोई। ठीक है। ऐसे कानून जो भी कहता हो जो वो तो फैसला करेगा, लेकिन केसेस जो है ना, बहुत सी बातें, और बहुत बातें हैं। ठीक है। लेकिन मैं उनकी बात नहीं करना चाहता। एहतराम ही रहना चाहिए और चुप ही रहना चाहिए। इस बात एहतराम रहना, चुप रहना चाहिए। अगर बात की जाए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, तो एहतजाज की कॉल भी दी जा रही है, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं नजर आ रहा है, अख्तलाफ नजर आ रहा है। जो अली मीन गंडापुर हैं वो इनकलाब लाने की बात कर रहे हैं, पार्टी है नहीं ना, उनकी बात कर रहे हैं। नहीं इख्तलाफ तो हुआ। सब एक दो शॉर्ट सुन लें, उसके बाद फिर मैं इस पे तबसरा ले लेता हूँ। सलमान अकरम राजा का है, अली मीन गंडापुर का शॉर्ट है, जिसके अंदर वो क्या बात कर रहे हैं एक दूसरे के बारे में। ये आपको शॉर्ट सुनाते हैं, उसके बाद फिर आपसे बात करते हैं। जी मीर साहब, सलमान अकरम राजा इधर ठीक बोल रहे हैं या अली मीन गंडापुर, आप क्या समझते हैं? सलमान अकरम राजा सच बोल रहे हैं, सच बोल रहे हैं, और जो अमीन गंडापुर है ना, वो सियासत दिखा रहे हैं। ठीक है। जनाजा कहते, जनाजा की जरूरत नहीं पड़ेगी। अच्छा। जो आसानी से काबू आ जाएंगे, जनाजे के बगैर ही काबू आ जाएंगे, जिंदा जाल में आ जाते हैं वो। ठीक है। तो और वो अपनी आफियत भी इसी में समझते हैं कि एन मौके पर वो गोशा आफियत में चले जाएं। गोशा आफियत कौन सा है उनको भला पता है ना आपको? ना जी। किनके बिहार पे काम कुछ घंटे के लिए चले जाते हैं, जिनके काम से बिहार पे काम करते, पहाड़ से उतर के चलते चलते हम एक दिन पूरा करते पेशावर पहुंचे। कहाँ पेशावर पहुंचे? तो कहानियां गढ़ रहे हो, सुना रहे लोगों को, अपनी पार्टी यकीन नहीं करती। तो बस उसने सच बोल दिया गंडापुर ने, कहना 20-25 हज़ार लोग इकट्ठी करके मैं क्या करूंगा, जिस दिन मुझे यकीन हो लोग इकट्ठे हो जाएंगे उस दिन कर दूंगा, खाली दे दूंगा। तो दोनों सच्चे हैं। पार्टी के अंदर बहुत कंट्राडिक्शन है, कॉन्फ्रंटेशन है, और सबका अपना अपना सच है और ठीक सच है, और जहां जिसका दा लग रहा है वो बोल रहा है। तू भी सच्चे, मैं भी सच्चा, इश्क में सच की जो सच का किस्सा है वाली किस्सा बात है। ठीक है। तो ये सभी सच्चे हैं भाई, हमें झूठे हैं। मेरे सब खबरें आ रही हैं बानी पीटीआई के हवाले से कि वो भी कहीं रिहा हो जाएंगे, यूएस के इलेक्शन होंगे, ट्रंप के बारे में बात कर रहे हैं। इस पे खोसा ये कह रहे हैं कि जब रिहा हो जाएंगे, नवंबर में इलेक्शन है। जो मरवत साहब है वो ये कह रहे हैं कि जब तक नवाज शरीफ नहीं कहेगा, ये भी सोट आपको नवंबर भी आ रही है। वैसे तो अल्लाह करे वो रहा भी हो जाए, अल्लाह करे कुछ और भी हो जाए, लेकिन ये कि नवंबर भी आ रहा है। हार कंगन को आरसी किया, देख लेंगे क्या होता है। मेरे से बात करते हैं, उससे पहले एक शॉर्ट सुन लेते हैं लतीफ खोसा का और शेर अफजल मरवत का। जो खोसा है वो ये कह रहे हैं कि खान साहब नवंबर में रिहा होते नजर आ रहे हैं, और उस पर मरवत क्या कह रहे हैं आपको शॉर्ट सुनाते हैं, उसके बाद फिर आपसे उस पर तबसरा लेते हैं। जी, मियां नवाज शरीफ नहीं चाहेंगे खान की रिहाई, मरवत कह रहे हैं खान की रिहाई में मियां नवाज शरीफ का क्या किरदार हो सकता है?
इसको आप किस तरह का बयान करते हैं, कैसे बात बयान करते हैं? ना नवाज शरीफ के कहने पे उसने आना बाहर, हाँ। ना कोई ऐसा मेरिट है जो लतीफ खोजा कहने में बाहर आ जाए। लतीफ खोजा नामवर वकील जरूर होंगे। सर मेरिट है वैसे हमारे पाकिस्तान में अदालतों में जब जेलों में जाने का और आने का? मेरिट है भी, लेकिन उसके मुकदमे में कोई मेरिट नहीं है। अच्छा। 9 मई को तय होना चाहिए और तोशा खाना के केस को उसके मेरिट पे डील करना चाहिए, टेक्निकल ग्राउंडों पे नहीं कि जी आज ही फैसला कर दिया था, आज ही फैसला नहीं कर दिया था। ठीक है। आपने घड़ी खरीदी है, खरीदी बाद में है, बेची पहले है, पैसे कहां से आए आपके पास, और आपने कैश में से कैसे पेमेंट की, कैश कहां से आया, मालूम तो करें ना। सही है। कादर ट्रस्ट की जमीन आप कहते हो कि जी कहां से लिया, बता तो दो। कानून अजीब गुंजल के डालता है हमारे मुल्क में। हम तंग आ गए इस कानून से जो बड़े बड़ों को छोड़ देता है और बड़ी नखरे के साथ बताता है कि जनाब जी कोर्टों ने छोटों ने ये कर दिया था, ये केस नहीं बंद। और भाई क्या नहीं बनता, आपको टेरन नजर ही नहीं आती, कुछ नजर नहीं आता आपको। कानून की जुबान और होती है। वो कहते हैं ना जी फलां इमाम ने कहा था कि जिसने अमल नहीं किया ठीक उसका ईमान खराब, तो उन्होंने कहा जी उन्होंने वो फकीह थे, फकीह के तौर पे यही कहा था। उन्होंने कहा कि अमान जिसका बाकी नहीं है, तो उन्होंने कहा उनका अकीदा जो था वो एक साले आदमी के तौर पे था। तो होता है कि अपना अपना पॉइंट भी होता है, मुहद्दिस का और होता है, फकीह का और होता है, मुफ्ती। लेकिन ये तो पता नहीं क्या कहना चाहते हैं क्या नहीं कहना चाहते। मेरे साथ मरवत की बात हो रही थी। शेर अफजल मरवत को एक बार फिर से जो एहतजाजी कमेटी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उसमें शामिल कर लिया गया। अगर 2024 के इलेक्शंस की बात करें तो शेर अफजल मरवत के क्रेडिट के ऊपर ये बात है कि उन्होंने जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान थे उनको मुतहरिक किया था, एक जान डाली थी। तो क्या इस बार जो शेर अफजल मरवत हैं किरदार अदा कर सकेंगे? वो असल बात है कि वो भी अली मीन गंडापुर पे सर पे बंदूक रखते हैं, तो अब मुश्किल है। हर आदमी अपना क्रेडिट देना चाहता है। ठीक है। तो उसमें उनकी गुंजाइश कम निकलती है, उनको दिखाया जाता रहेगा वो बड़े इम्पोर्टेंट हैं और बड़ी ज़रूरत है उनकी। कोई भी कुछ नहीं कर सकता। ठीक है। और जो करेगा वो किसी के कहने पे करेगा। किसी कहने, अभी मैं इसी बात के साथ मैं चल रहा हूँ कि शेर अफजल मरवत पे भी एक टाइम पे इल्जामात लगते रहे और अली मीन गंडापुर के बारे में ये बातें की थी कि वो कॉम्प्रोमाइज़ हैं और किसी कहने पे चल रहे हैं। तो ये बयानात आ रहे हैं, सब कुछ हो रहा है, किसी कहने पे तो नहीं हो रहा। दोनों जो अगर इतने जो किसी के कहने में होता है वो सब लाजमी नहीं कि वो उनको एक ही लाइन दी जाती हो। मुख्तलिफ लाइनें दे के उनको टकराया भी जा सकता है, कोई ऐसी बात नहीं होती। होता है इसमें सब कुछ कि आपको कोई लाइन दे दी, दूसरे को कोई लाइन दे दी, सब ने समझा कि मुझे दुरुस्त लाइन दी गई है, फिर वो लाइनें टकरा जाती हैं, फिर एक तबाका। दोनों में से किसको लगता है शेर अफजल मरवत को दूसरी लाइन दी गई है या अली मीन गंडापुर को दूसरी लाइन दी गई? दोनों को दो अलग अलग लाइनें दी गई हैं। अलग अलग लाइनें दी गई। हाँ। मतलब अगर बात करें बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो उनकी लाइन पे कोई नहीं चल रहा। वो तो उनकी लाइन क्या है? उनकी लाइन ये कि मुझे रहा करो, वज़ीर आज़म बनाओ। उनकी इसके अलावा कोई लाइन नहीं है। और जहां रोशनी की किरण आती है वो चबक पे पड़ते हैं और फिर वो मौसम हो जाती है तो आराम से बैठ जाते हैं। तो जो ये दावे किए जा रहे हैं नवंबर में रिहाई के, तो इसको आप कैसे देखते हैं? क्या ये दावे में कोई थोड़ी बहुत ही अगर मैं बात करूं कि कोई है? ऐसे दावे हम बहुत सुनते रहे हैं। शेख रशीद दावे बहुत सारे नहीं करते रहे। हर आदमी अपने अपने जमाने में दावे करता रहा है। ये पीर पगाड़ा से ये मामला शुरू हुआ था, इस तरह के दावे करने की, पेशीनगोइयां करने की और बातें बनाने की। तो कुछ सियासत में लोग ये करते हैं और इसी की कमाई खाते हैं। ठीक है। इसी की कहेगी, ये लोग भी उसी की कमाई खाना चाहते हैं और कुछ नहीं है। बिल्कुल जी। चले, नवंबर भी आने वाला है, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं होता है। सारे बयान तो दिए जा रहे हैं। ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। तो आज फिर यूएस इलेक्शन के हवाले से बात करेंगे कि इलेक्शन होने जा रहे हैं अमेरिका में, उसका जो इम्पैक्ट है पाकिस्तान के ऊपर क्या होगा और उसके ऊपर तबसरा लेंगे। ब्रेक के बाद वापस आते हैं। विल बी राइट बैक आफ्टर द शो। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। बात करेंगे अमेरिकन इलेक्शन के हवाले से। 5 नवंबर को होने जा रहे हैं। तकरीबन 3 दिन रह गए हैं इस इलेक्शन के अंदर, जो कि अमेरिका के साथ साथ पूरी दुनिया के साथ साथ पाकिस्तान में भी ज़ेरे बहस बने हुए हैं। देखने वाली बात यह है कि खारजा पॉलिसी हो, इक़्तिसादी मामला हो या इलाकाई सिक्योरिटी के बारे में अगर बात की जाए, जो अमरीकी नई क़यादत आएगी उसका पाकिस्तान के ऊपर क्या असर होगा? क्या पाकिस्तान की सियासत में कोई तब्दीली आएगी? इस पर बात करते हैं मीर साहब से। मीर साहब बताइएगा कि जो अमरीकी इलेक्शन होने जा रहे हैं, बड़ी दिलचस्पी होती है पाकिस्तान में, तो क्या असरात पड़ते भी हैं पाकिस्तान में कि सिर्फ बातें बनी हुई हैं?
बात ये है जी कि असरात तो पढ़ सकते हैं, अमेरिका के असरात दुनिया की हर जगह पे पढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी का इम्तहान है सही है, जो खासी ख़राब हो चुकी है और खासे नालायक लोगों के हाथ में है। सही है। तो वो किस तरह हम उसको बेहतर कर सकते हैं, ये देखने का इम्तहान है। हम चीन के साथ कुछ तावन हासिल करना चाहते हैं, हम अमेरिका को ये बताना चाहते हैं कि हमारा फ़ायदा इसी में है कि हमें ज़रा इंडिपेंडेंट कुछ स्पेस दिया जाए ताकि हम अपनी मैशियत को भी ठीक कर सकें, अपने मामलात को भी ठीक कर सकें, अपनी सियासत को भी ठीक कर सकें। क्या हम इसमें कामयाब होते हैं, ये देखने की बात है। इलेक्शन के ऊपर मजीद बात करते हैं। डॉक्टर हुमा बकाई हमारे साथ मौजूद है। अमीर साहब, बात कीजिएगा। डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब क्या सूरत हाल है? ट्रंप साहब फिर बड़े गूंज रहे हैं, चल रहे हैं। कमिला हैरिस के बारे में कहा जा रहा था कि शायद वो जीत रही हैं। कुछ पिछले दिनों खबरें आ रही थी कि उन्होंने बाइडेन के मुकाबले में, यानी कि बाइडेन की जगह जब से वो आई हैं खासा उन्होंने टफ टाइम दिया हुआ है। अब फिर लग रहा है कुछ बात बड़ी टफ हो रही है। क्या लग रहा है आपको सारी सूरत हाल? देखिए, मेरा नहीं ख्याल कि अभी कुछ भी कहा जा सकता है। ये इसको कह रहे हैं कि ये अमेरिका के सबसे ज्यादा अनप्रिडिक्टेबल और सबसे ज्यादा कॉन्सिक्वेंशियल इलेक्शंस है। और वोटर टर्नआउट अभी जो प्री पोल पोस्टल बैलेट वोट होता है वो भी मेरा ख्याल है पहले से बहुत ज्यादा 40% ज्यादा बैलेट वोट पड़ गया है। तो इसके लिए ऐसा लगता है कि लोग जो है वो मोटिवेटेड हैं, वो निकल कर वोट कर रहे हैं। अब सवाल ये है कि कौन जीतेगा। लेकिन अगर आपको याद हो जब हिलरी क्लिंटन वाला इलेक्शन हुआ था तो जो पॉपुलर वोट होता है और जो दूसरा वोट होता है, तो पॉपुलर वोट तो हिलरी क्लिंटन ने ही ज्यादा लिया था, ठीक है, लेकिन वो जो पास द पोल वोट होता है वो स्टेट्स उनके मुखालिफ ट्रम्प के पास ज्यादा थी। अब सवाल ये है कि क्या अमेरिका इतना मैच्योर हो गया है कि जो ट्रम्पिज्म अनलीश हुआ था, जो फोर्सेस ट्रम्प के ताकत में आने के बाद अनलीश हुई थी, क्या वो इतनी कमजोर हो गई हैं कि एक औरत और एक कलर्ड औरत अमेरिका की प्रेसिडेंट बन सकती है या नहीं? जो इन सम वेज कंट्रोवर्शियल बातों पर इलेक्शन लड़ रही है, वो उस तरह से अग्रेसिव नहीं है इमिग्रेशन पर जिस तरह से ट्रम्प है। वो अबॉर्शन के लिए बात करती है जो कंजर्वेटिव अमेरिकन सुनना भी नहीं चाहता। तो फेमिनिस्ट व्यू तो उनके साथ है, लेकिन देखना ये है कि जो वाइट अमेरिकन वोट है, जो सुपरमस्ट वोट है, वो उनको जीतने देता है नहीं। मैं आपको ये भी याद दिला दूं कि हिलरी क्लिंटन की जीतने की प्रिडिक्शन पूरी दुनिया ने कर दी थी। ठीक बात है। और फिर अगली सुबह ट्रम्प इलेक्शन जीत गए थे। तो फॉरेन पॉलिसी के फ्रंट पे भी मैं समझती हूँ कि ट्रम्प की तरफ अमेरिका ज्यादा उम्मीद से देखता है, क्योंकि वो जंगों से बाहर निकलने की बात करते हैं, बिलखुसूस नाटो और यूक्रेन की जंग से। और जाहिर है ये यूरोप के लिए तो बुरी खबर है, लेकिन अमेरिकियों के लिए अच्छी खबर है। तो अभी आपको इंतजार करना पड़ेगा कि क्या रिजल्ट निकलता है इसका। मुसलमानों की क्या कैफियत है? आमतौर पर पाकिस्तानी तो डेमोक्रेट्स के साथ होते थे, लेकिन इस बार शायद फलस्तीन के मसले पर या फिर और कुछ मसलों की वजह से वो कुछ डिवाइडेड हैं। क्या लगता है आपको वहाँ? देखिए, जो मुस्लिम वोट है वो जो है वो भी शायद, देखिए मिडिल ईस्ट पर तो इनका बाय पार्टीसन कंसेंसस है, इनमें से किसी ने भी इजराइल का साथ नहीं छोड़ना। ठीक है, लेकिन इजराइल इस विंडो को इस्तेमाल कर रहा है बमबारी को बढ़ाने में, और शायद ईरान पे हमला भी कर दे इन 3-4 दिनों में। तो एक तो मैं समझती हूँ मिडिल ईस्ट की सूरत हाल अगले 3-4 दिन में बहुत ही मखदूश होने जा रही है। लेकिन उसके साथ साथ मैं आपसे ये भी गुजारिश करूं कि मुसलमान वोट भी शायद इस वक्त ट्रम्प के साथ है। पाकिस्तानी वोट तो 200% ट्रम्प के साथ है। अच्छा अच्छा, क्योंकि उन्होंने तो लिख कर भी दे दिया है। और हमारी हुकूमत की भी अगर आप सूरत हाल देखें, पाकिस्तान अमूमी तौर पर रिपब्लिकन को बेहतर तौर पसंद करता है, लेकिन इस वक्त रिपब्लिकन कैंडिडेट को इमरान खान की फेवर में देखा जा रहा है कि अगर ट्रम्प आ गया तो आईके के लिए सियासी आसानियां हो जाएंगी। लोग तो ये तक कह रहे हैं कि वो बाहर आ जाएंगे। तो जाहिर है कि जो इस वक्त हमारी सिटिंग गवर्नमेंट है और शायद जो हमारी एस्टैब्लिशमेंट भी है, वो उस और ट्रम्प के साथ नहीं है। और इस हुकूमत में भी जो सिटिंग बाइडेन की गवर्नमेंट थी, उसने कोई हमारी हुकूमतों का बहुत साथ नहीं दिया है। अगर आप देखें तो जब इलेक्शंस हुए तो उन्होंने इलेक्शंस के हवाले से नेगेटिव तबसरा किया,
फिर अभी ये कांग्रेसमैन का लेटर आ गया है। तो पाकिस्तान के लिए तो ओवरऑल सूरत हाल मैं समझती हूँ मखदूश ही है। और ये बहुत आवाज उठा रहे थे कि हमने डिप्लोमेटिक आइसोलेशन दूर कर दिए, SCO हो गया वगैरह वगैरह। अभी जो चाइनीज एम्बेसडर का स्टेटमेंट आया है सिक्योरिटी के हवाले से, वो हम सब के लिए लम्हा सकरिया होना चाहिए। तो हम तो ना अमेरिका के रहे ना चाइना के रहे, हमने वो सूरत हाल अपने लिए क्रिएट कर ली है। तो अभी आपका मतलब है कि हमें इंतजार करना चाहिए रिजल्ट क्या आता है और उसके नताइज क्या निकलते हैं पाकिस्तान के लिए, यही मतलब है आपका? हम क्या इंतजार कर रहे हैं, पूरी दुनिया इंतजार कर रही है। अमेरिका छींकता है, पूरी दुनिया को जुकाम हो जाता है। ठीक ठीक बात। बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर हुमा बकाई साहबा, बहुत शुक्रिया आपका जी। मेरे साहब 200% वोट की बात की है कि जो पाकिस्तानी है वो ट्रंप को वोट दे रहे हैं, और इसके अंदर उन्होंने जो रीज़न बताई है वही बानी PTI की रहाई वाली बताई है। तो क्या आपको लगता है कि जो पॉपुलर वोट का या पाकिस्तान में नाम चलता है इमरान खान का, उधर भी चल रहा है? ये इन्होंने तो इसी लिहाज से ये बात की है कि बानी PTI की वजह से वो लोग ट्रंप के साथ हैं। ट्रंप ने बड़ा हाथ किया था बानी PTI के साथ। अच्छा। जब वो गए थे वहाँ तो उन्होंने कहा कि अच्छा हम कश्मीर पर आपकी मदद करते हैं। उसने कश्मीर की बात नहीं की बेचारे ने, इन्होंने कश्मीर के पीछे। तो इन्होंने कहा कि भाई बड़ी बड़ी कामयाबी हो गई। तो उन्होंने कहा कि मैं अगर आप कहें तो मैं बातचीत करता हूँ। उसको पता था इंडिया में बातचीत नहीं करेगा, तो उसने एक इस तरह लारा लप्पा लगाया था। मैं इसको लारा लप्पा समझता हूँ। ट्रंप बड़ा उस्ताद आदमी है, वो लारा लप्पा लगाएगा और करेगा, वह कुछ नहीं करेगा वही जो उनकी एस्टेब्लिशमेंट चाहती है। अच्छा। और वो फ़लस्तीन के बारे में वही चाहती है, और पाकिस्तान के हम समझते थे कि हिलरी क्लिंटन और ये जो बाइडन और सब लोग ये जो लोग हैं ये पाकिस्तान अफगान इशू पर कंसर्न रहे हैं, इन्वॉल्व रहे हैं, तो पता नहीं क्या राय रखते हों। तो निकला ये कि चूंकि वो कंसर्न रहे हैं और इन्वॉल्व रहे हैं, इसलिए उनकी राय यही बनती है कि पाकिस्तान डुअल पॉलिसी खेलता रहा है। सही है। तो इसलिए कोई उसका मतलब देखना यह है कि उसके बाद पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी अपनी क्या होती है। ठीक है। क्या कुछ ताकत है उसमें? क्या चीन उनका साथ देता है कि नहीं देता है? और अगर सारा मसला को जो हम नई कोशिशें कर रहे हैं, शंघाई कॉन्फ्रेंस भी कर रहे हैं, ब्रिक्स में भी जाना चाह रहे हैं, चीन के साथ भी दोस्ती कर रहे हैं, कुछ चीज़ कर रहे हैं, अपने को नई अंडरस्टैंडिंग पैदा कर रहे हैं, क्या हम कर सकेंगे नहीं कर सकेंगे, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। ये जो बात की है कि फॉरेन पॉलिसी के हवाले से अगर आपने बात की है, तो ना हम चाइना के रहे ना अमेरिका के रहे, जो चाइना की स्टेटमेंट आई है, जो बाइडेन की गवर्नमेंट ने किया है दहशतगर्दी के खिलाफ, वो चाइना दहशतगर्द यानी पाकिस्तान को ये कह रहा है कि दहशतगर्दी के खिलाफ डट जाओ, हम आपके साथ हैं। मतलब उसका ये है, मैं इसके अलावा मतलब नहीं समझता। यानी कि वो कहता है मैं दाखिल नहीं होऊंगा इस मामले में, लेकिन आप इसमें डट जाओ। ठीक है। तो वो पाकिस्तान से ये नहीं चाहता कि हम आराम से बैठ जाएं। ठीक है। वो कहता है कुछ करके दिखाओ। सही है, सही है। तो पता नहीं हम कुछ करके दिखाने के मूड में हैं। मेरे साहब प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया, इलेक्शन होने जा रहे हैं, उसके बाद जो भी नई क़यादत आती है उसका पाकिस्तान के ऊपर क्या असरात होते हैं, और जो बात की जा रही है बानी PTI की रहाई की, उसके क्या नताइज निकलते हैं, क्योंकि पिछले 3-4 महीने से ये चीज़ चल रही है। तो क्या नताइज निकलते हैं, क्या होगा, ये तो इलेक्शन के बाद ही पता चलेगा। मिलेंगे आपसे अगले प्रोग्राम में। फिलहाल हमें इजाज़त दीजिए, देखते रहिए गहरी नज़र। अल्लाह हाफ़िज़।